हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। माय सेल्फ सलोनी सिंह और हम कर रहे हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, ये है इस पर्टिकुलर चैप्टर का वीडियो लेक्चर नंबर 3। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कर रहे हैं। यही हमारा टारगेट है कि आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए या जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए एनसीईआरटी का। अगर वो चीज है तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुली चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चा। मतलब कि आप एग्जाम में एकदम फुल ऑन रॉक मचा सकते हैं। तो चलिए विद दैट पॉजिटिव नोट हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए मेरे साथ साथ, और एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 3.8 यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3.8 है, तो आप अपनी नोटबुक टेक्स्ट बुक सब लेकर बैठ जाइए। वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8, एंड ये रहा आपकी स्क्रीन पर बच्चा। तो चलिए इसका सोल्यूशन करके दिखाते हैं आपको। पहले सारी इंफॉर्मेशन रीड कर लीजिए। इंफॉर्मेशन जितनी भी दी है उसके हिसाब से द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 मोलार सोल्यूशन इज देयर। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको और उसकी कंडक्टिविटी कप्पा दी है 0.0248 साइमन सेंटीमीटर रेज टू -1। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट लैम्डा एम। तो लैम्डा एम यानी कि मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। सो कप्पा कितना है पप्पा? 0.0248 करेक्ट, इंटू 1000 अपॉन योर कॉन्सेंट्रेशन 0.20 करेक्ट। अब आप उसको सॉल्व करेंगे, यू विल बी गेटिंग द आंसर अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल रेज टू -1। फिनिश। लैम्डा एम निकाल लिया, खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के वेरी सिंपल फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। सो स्माइल इफ यू लर्नड इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यस, हियर इट इज। So we have the resistance of a conductivity cell containing 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is 1500 ohm. What is the cell constant if conductivity of 0.01 molar KCl solution at 298 Kelvin is changed? Okay, देखिए, तो आपको पहले दिया है बच्चा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम। ठीक है, और ये जो कंडक्टिविटी सेल है उसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 मोलर। ठीक है, आपको निकालना है सेल कांस्टेंट यानी कि जी स्टार। अगर कॉन्सेंट्रेशन उसका 0.001 मोलर से व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ कंडक्टिविटी ऑफ 0.0 एट 298 केल्विन इज, अच्छा आपको कप्पा भी दिया हुआ है 0.146 इंटू 10 टू पावर -3 करेक्ट। अब मुझे सेल कांस्टेंट निकालना है बच्चा। तो सेल कांस्टेंट यानी जी स्टार इज इक्वल टू रणबीर कपूर होता है। रणबीर कपूर में कपूर तो है हमारे पास, यानी कि कंडक्टिविटी तो है। हमें रणबीर निकालना है, रणबीर यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए करेक्ट। ओके, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है आपको, है कि नहीं? रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी है आपको 1500, है ना? तो मैं क्या कर सकती हूँ, ये रेजिस्टिविटी जो है उसको मैं लिख सकती हूँ 1 बाई कंडक्टिविटी एंड एल बाई ए करेक्ट। और आपका ये जो एल बाई ए है बच्चा, दैट इज इक्वल टू रणबीर कपूर आर इंटू के। तो अब आपके पास आर है, आपके पास के है, तो आप जी स्टार निकाल सकते हैं। तो आर कितना दिया है 1500, और कपूर का फैमिली का कितना वैल्यू है बच्चों? 0.146 into 10 to power -3. Solve this. As you will solve this, you will be getting the answer L by A, that is cell constant 0.219 centimeter raised to -1. Finish. If you have finished, just smile, give a smile. Correct. Very good, very good. Let's come to the next question. है ना बच्चा? बिल्कुल दिमाग खोलकर क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3.10। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, है ना, इसमें आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एम नॉट, और आपको ये पूरा एक टेबल दिया है और आपको टेबल के हिसाब से काम करना है। करेक्ट, ये देखिए, ये आपको टेबल दिया है ना बच्चा, आई विल शो यू। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है ना?
कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है आपको और उसके बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेट लैम्डा एम फॉर ऑल कॉन्सेंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम एंड रूट सी। तो आपको पता है ये ग्राफ कैसा आता है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, ये रूट सी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन और ये मोलार कंडक्टिविटी, और यहाँ पे लैम्डा एम नॉट होता है, करेक्ट, ठीक है। अब हम जानते हैं व्हाट वी नो दैट वी यूज लैम्डा m is equals to 1000 into कप्पा अपॉन मोलारिटी। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसे यूज कर लेंगे टू फाइंड कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एंड व्हेन यू विल प्लॉट दिस graph of lambda m versus root c, you will get this kind of line, and it is basically a straight line indicating that lambda m is inversely proportional to square root of concentration, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये रिलेशन आपका प्रूफ हो गया। दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू राइट हियर। बट इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं जनरली, जहां पे आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यस, आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है 3.11। कंडक्टिविटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन गिवन टू यू 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज गिवन टू यू, करेक्ट। और उसकी कंडक्टिविटी यानी कि कप्पा पप्पा दी हुई है, करेक्ट। So kappa is given to you how much? How much? How much? See that? So 7.896 into 10 to power minus 5 Simon centimeter raised to -1. You are asked to calculate its molar conductivity and lambda m naught for acetic acid. ठीक है, calculate its molar conductivity यानी lambda m निकालना है आपको, और आपका lambda m naught कितना बच्चा दिया है 390.5 Simon centimeter square mole raised to -1. What is its dissociation constant? आपको dissociation constant यानी के क्या निकालना है, के सी। वेल अरे के सी तो इक्विलिब्रियम में हो गया, के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। अब देखिए, आपको पता है अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन अपॉन लैम्डा एम नॉट, दैट इज इक्वल टू, अब हमें लैम्डा एम पता नहीं है, लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सो लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल्स टू कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी होता है। तो कप्पा को पप्पा रखिए, मतलब 7.896 into 10 to power -5 into 10 to power 3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन 0.00241। अब इस लैम्डा एम एट एनी कॉन्सेंट्रेशन को सॉल्व करिए, you will be getting the answer. When you will be solving this, you will be getting 32.76 Simon centimeter square मोल रेज टू -1 बच्चों, वेरी गुड। अब इसको आप यूज कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पे यूज करिए। सो 32.76 अपॉन लैम्डा एम नॉट दैट इज 390.5। अब इन दोनों को डिवाइड करिए, यू विल बी गेटिंग अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 8 आई गेस 0.08389%। अगर परसेंट में करना है तो इंटू 100 कर लीजिए, तो आपको ये परसेंट में मिल जाएगा 8.38%। अल्फा निकल गया। अब आपको पता है Ka is equals to C alpha square upon 1 minus alpha. Place the values, concentration 0.00241 into alpha. तो अल्फा का वैल्यू ओरिजिनल रखिएगा, परसेंटेज मत रखिएगा। 83 ले लिया मैंने अपॉन 1 माइनस 0.083, करेक्ट। और इसका स्क्वायर ले लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए। When you solve this बच्चों, you will get the answer 1.86 into 10 to power -5 mole liter raised to -1. Finish? Okay, very good. Now let's come to the next slide. हम बढ़ेंगे अगले स्लाइड की तरफ बच्चा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है पूरी तरह से बेस्ड है हमारे फैराडेज लॉ पे, जो कि 2021 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इन जनरल हमें इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो हमारी सीबीएसई ने कहा है कि पढ़ना तो है लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं आएगा, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएगा बच्चा। आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई हमें कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के सारे आने चाहिए। मैम का मुद्दा ये है कि बच्चों को हर चीज आए, तो आपको तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए, सो भाई यहाँ पे है 1 मोल ऑफ Al3+ टू एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है 1 मोल ऑफ Al3+ को एल्यूमिनियम में,
तो मुझसे पूछा जा रहा है कि कितने चार्ज की रिक्वायरमेंट है। सो वी नो दैट, ये देखिए Al3+ को अगर आपको Al में कन्वर्ट करना है तो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 3 farad of charge is required to form 1 mole of aluminium. 3 mole of electrons are required to form 1 mole of aluminium and 1 mole of electron is equals to 1 farad. So accordingly 3 farad कितना हुआ, 3 into 96500 मल्टीप्लाई करिए 289,500 कूलाम चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं 2.895 into 10⁵ कूलाम। खत्म। ओके, अब इसी तरह से हम कॉपर के केस के लिए देखते हैं। तो Cu2+ भी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट होगा, यानी इसको 2 फैरेड चाहिए, यानी 2 into 96500। तो व्हाट यू आर गेटिंग, 5 2 10, 0 carry 1, 6 2 12, 8 13, 3 carry 1, 9 2 18, 8 19। So 193,000 कूलाम। In short, you can write 1.93 into 10⁵ कूलाम। खत्म। अब तीसरा केस देखते हैं बच्चों। तीसरा केस क्या दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देखें, आई वुड लव टू क्लियर दिस ड्रॉइंग। ठीक है, सो हम ड्रॉइंग पहले क्लियर कर लेते हैं आपके लिए। अच्छा, थर्ड केस देखिए अभी ध्यान से। तो यहाँ पे दिया है 1 मोल ऑफ MnO4- टू Mn2+। ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। ये जो MnO4- है, ये 5 इलेक्ट्रॉन अगर आप एसिडिक मीडियम में रखते हैं, इसे प्लेस करते हैं, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mn2+ and 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जनरेट करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो 4 2 -8, ये +7 +7 -8 -1 आएगा, दैट इज -1 चार्ज। तो ये +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन का हेरफेर हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन यानी 5 फैरेड, 5 फैरेड यानी 5 into 96500 कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए 482,500 कूलम, दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस केस। तो इस तरह के क्वेश्चन बड़ी ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड, यू एंजॉयड इट मैन। यस, हमें बड़ा मजा आ रहा है। ये आपके कमेंट्स होने चाहिए डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये हमारा प्रश्न नंबर है 13 बच्चों। ये घर तेरा ना मेरा, चलिए शुरू करते हैं। अगेन ये फैराडेज लॉ पे बेस्ड है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कॉन्सेप्ट को समझना है फैराडेज लॉ के हिसाब से। Question is, how much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 gram of calcium from molten calcium chloride? अच्छा देखिए, CaCl2 बेसिकली है क्या? आयोनिक सॉल्ट है। इट इज गोइंग टू गिव यू Ca2+ + 2Cl-, करेक्ट। अब ये जो Ca2+ है, इसको अगर आप कैल्शियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैल्शियम, करेक्ट, सॉलिड स्टेट में। यानी कि बेसिकली यू कैन से 2 फैरेड रिक्वायरमेंट है, 2 फैरेड कूलम चार्ज की रिक्वायरमेंट है अगर मुझे 1 मोल कैल्शियम बनाना है। 1 मोल कैल्शियम कितना होता है बच्चा, 40 ग्राम, करेक्ट। ठीक है, तो 2 फैरेड के लिए 40 ग्राम, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है 20 ग्राम के लिए कितना चार्ज, तो 2F into 20/40। ठीक है, ये लीजिए, तो आंसर आ जाएगा 96500 कूलम। खत्म। ठीक है, अगर आपको इसमें फैराडे के टर्म्स में आंसर चाहिए तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते थे 2 फैरेड इज रिक्वायर्ड फॉर 40 ग्राम, तो 1 फैरेड 96500 दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड, दैट्स ऑल, यू कैन राइट द डायरेक्टली दैट आंसर। ओके, अब देखिए इसी में आप चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसी में हम दूसरा सेक्शन करते हैं। ठीक है, मेरे पास Al2O3 है, आयोनाइज होगा तो 2Al3+ + 3O2- बनाएगा। मुझे उसका काम नहीं है, मुझे ये देखना है कि ये जो Al3+ है बच्चा, इसको अगर एल्यूमिनियम में डिपॉजिट होना है ये, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और एल्यूमिनियम में कन्वर्ट होगा सॉलिड स्टेट में, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट 3 फैरेड की है, समझ रहे हो। 3 फैरेड की रिक्वायरमेंट है, तो जरा हम इसकी थोड़े डिटेल में जाते हैं। अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो दैट इज इक्वल्स टू बच्चा एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट है 27, वैलेंसी है 3, दैट इज 9। ठीक है, अब देखिए Z क्या होता है, Z is equals to equivalent weight upon 96500। ये याद रखिएगा, कई बच्चों को नहीं पता। What is Z? That is equivalent constant
तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 होता है. इक्विवेलेंट वेट हमारा आया 9 upon 96500. When you solve this, you will get the value of Z. Okay. Then we know that mass of substance deposited is equals to Z into Q. ठीक है. Mass of substance deposited is directly proportional to amount of current flows through it. तो amount of current flows through it यानी mass of the substance deposited is directly proportional to Q. And proportionality sign हटाते तो आपको Z मिलता है. तो ये Faraday's law के हिसाब से है. ठीक है. Faraday's first law के हिसाब से. तो मास हमें कितना चाहिए? 40 ग्राम. Z कितना है? 9/96500. और हमें क्या निकालना है बच्चों? Q निकालना है, चार्ज. Q नहीं, Q निकालना है. Q that is charge. So that will be 40 into 96500 upon 9 is equal to Q. When you will solve this, you will be getting the answer in terms of Q. Ta-da! 4.2889 into 10 to the power 5 कूलम बच्चों. अब आप बोलेंगे मैम ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने आंसर फैराडे के टर्म्स में निकाला है, फैराडे के टर्म्स में पूछा है, तो कूलम को फैराडे में कन्वर्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो 4.2889 into 10 to the power 5 है, उसको डिवाइड कर लीजिए 96500 से. ठीक है. आपको 4.44 फैराड आंसर मिल जाएगा. समझ गए? आसान था. ठीक है. सिंपल था. ओके. अगर मैं इसे डायरेक्ट करना चाहूँ कि 3 फैराड is giving you 27 ग्राम एल्यूमिनियम, तो 40 ग्राम के लिए कितना है ना? तो 3 into 40 upon 27, 3 9s are 27 and 9 4s are 36, तो 4.44 है. ये डायरेक्ट आंसर आ सकता था, बट मैंने इसका एक अल्टरनेटिव मेथड आपको इसलिए सिखाया. ये जो मेरा मेन मुद्दा था, मुझे यहाँ पे Z और मास के टर्म्स में यानी फैराडेज फर्स्ट लॉ को यूज करके इसको सॉल्व करना था. तो आप वैसे भी कर सकते हैं, और यहाँ डायरेक्ट स्टोइकियोमेट्रिक कंपैरिजन भी करते हैं, जैसे हमने 20 ग्राम कैल्शियम के लिए किया था, वैसे सेम मेथड आप एल्यूमिनियम के लिए यूज करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा. इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है. ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैम ने आपको इतना लंबा मेथड बताया. Otherwise, you can finish the answer in 2 lines. Ta-da! Very good. So now you have done this question also. So I think you should smile. So this is your question number 13. We have finished from your NCERT exercise. I think we should move to the next question. Yes? Okay. अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है, that is question number 14 बच्चों. That is how much electricity is required in coulomb for the oxidation of. पिछले वाले क्वेश्चन में हमें फैराड के टर्म्स में आंसर देना था, यहाँ पे आपको कूलम के टर्म्स में आंसर देना है. तो पहला केस देखते हैं. अगर मुझे H2O को O2 में कन्वर्ट करना है तो H2O will give you 2H plus plus half O2 plus 2 इलेक्ट्रॉन. करेक्ट. ये इसकी इक्वेशन होगी. यानी बेसिकली 2 फैराड इज रिक्वायरमेंट, 2 फैराड की जरूरत है मुझे, यानी 2 into 96500 कूलम. 5 2s are 10, 0 carry 1, 6 2s are 12, 8 13, 3 carry 1, 9 2s are 18, 8 19. So 193,000. This is your answer. Further, you can write it as 1.93 into 10 to the power 5 कूलम. खत्म. स्मार्ट. ओके. चलिए अब इसी तरह से हम दूसरा सेक्शन सॉल्व करते हैं. FeO2 Fe2O3. सो बेसिकली FeO में Fe+2 स्टेट में है एंड Fe2O3 में Fe आपका +3 स्टेट में है, यानी आपकी बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है. ठीक है. अगर आपके बच्चे एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है कि आपको 1 फैराड करंट की जरूरत, 1 फैराड चार्ज की जरूरत होगी, यानी 1 into 96500 कूलम. That's the answer. So you can write 9.65 into 10 to the power 1 2 3 4. ठीक है. That's all. So that coulomb is the answer. Okay. So this question is also done. I think you should now smile. Come on. ये देखिए एकदम खतरनाक तरीके से गोलियां मारी आपने. अच्छा ये देखिए गोलियां बनाती हूँ. थोड़ी सी गंदी है मैम की ड्राइंग, बट आई एम ट्राइंग फुल कि मैं मिसाइल बना पाऊँ. मार दिया. चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं. सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 15. A solution of NiNO3 whole twice is electrolyzed between platinum electrodes
using a current of 5 ampere for 20 minutes. What mass of nickel is deposited? Again, ये Faraday's first and second law का application, not required for 2021 CBSE this time. पीछे वाला भी not required, इसके पीछे वाला भी not required, इसके पीछे वाला भी not required, यहाँ ये वाला रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो आपको मैंने हर जगह बता दिया क्या नहीं करना है सीबीएसई के बच्चों को 2021 के लिए। बाकी अगर 2022 में आएंगे तो सीधी सी बात है वो सारी चीजें वापस इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, ओके। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है फॉरेन के पेपर में 2014 में, हम जरा ध्यान से करेंगे। निकल की बात हो रही है। निकल 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 क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके सॉलिड निकल के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, अब बात ये आ रही है हमारी कि हमें क्या करना है, मास फाइंड करना है। तो हमें पता है मास ऑफ द सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, एंड यू नो दैट क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी होता है। तो बेसिकली एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाती हूँ तो z इंटू आई इंटू टी मिलता है मुझे फॉर्मूला। करेक्ट, ये मेरा फॉर्मूला है। लेकिन इसमें z क्या है बच्चा, तो z इज बेसिकली योर इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500। ठीक है, अब मुझे इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना है निकल का, 58.9 होता है, क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, टेंशन मत लीजिए। और इसकी वैलेंसी यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कर रहा है तो इसकी वैलेंसी तो +2 होगी। ठीक है, so accordingly when you will divide this is basically your value of z, I think equivalent weight। अब z निकालना है तो z is equals to 58.9 upon 2 into 96500। ये हो गया आपकी z की वैल्यू। अब z की वैल्यू यहाँ पर प्लेस करिए। तो मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ निकल डिपॉजिटेड is equals to 58.9 2 into 96500 into current 5 ampere and time 20 minutes, so 20 into 60 कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करिए मन से, है ना। ये 10 हो गया, ये भी गया। ठीक है, ये वाला 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो मास आपको मिल जाएगा बच्चा 1.83 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। दैट्स योर आंसर। सो बेसिकली 1.83 ग्राम निकल डिपॉजिटेड होगा कैथोड पे अगर हमने 5 एम्पियर करंट लगातार 20 मिनट तक NiNO3 सॉल्यूशन में से प्लैटिनम रॉड के थ्रू पास किया तो। दिस इज खतरनाक वाला एक्सप्लेनेशन, आई होप यू एंजॉय, है ना। So basically we have finished question number 15 also. I think now we should move to next question. That is your question number 16 on your screen. बच्चे जो पीछे वाला क्वेश्चन हमने अभी किया, जो भी बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनके लिए NCERT भगवान होनी चाहिए, उनके लिए ये क्वेश्चन भी भगवान होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताऊं तो। ठीक है, और फैराडेज फर्स्ट लॉ पे बेस्ड था। अब हम जो क्वेश्चन अगला पकड़ने वाले हैं वो पूरी तरह से, ये देखिए जिस तरह का क्वेश्चन है ये दिख रहा है साफ साफ फैराडेज सेकंड लॉ से है, जो अगेन एक्सक्लूडेड है, बट वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज 3 इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। चलिए जरा आप थोड़ी सी कलाकारी यानी कि मैम की लैंग्वेज में, भाषा में कहते हैं कि हम थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे। ओके, चलिए आ जाइए। ये पहला कंटेनर, ठीक है। अब हम दूसरा कंटेनर बनाएंगे बच्चों, बताइए कौन से कलर का बनाना है। ओ मैम ग्रीन बनाइए। चलिए आ जाइए, ये दूसरा कंटेनर, और ये हम लेने वाले हैं तीसरा कंटेनर। सो वी हैव 3 कंटेनर्स बच्चों, है ना। A, B and C लिख देते हैं। ये A है, ये B है और ये C है। ठीक है, A, B और C कंटेनर को ध्यान से देखिए आप। So they are containing solution। पहले वाले केस में कौन सा है, तो मैं जरा इंक चेंज कर लूं। हाँ आ जाइए, ये वाला है आपका ZnSO4। अरे चल जाइए, चल क्यों नहीं रहे हैं बाबा, चलो चलो। हाँ अच्छा, इसके ऊपर नहीं चलते हैं। तो ये हो गया ZnSO4, ये हो गया AgNO3 और ये हो गया आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है,
एंड दे ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, ऐसा अज्यूम करिए आप, ठीक है। अब एक इसमें से एक स्टेडी करंट पास किया जा रहा है, कितना, 1.5 एम्पियर का, तब तक पास किया जा रहा है until 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड एट द कैथोड ऑफ सेल बी। तो इन दोनों में रॉड्स तो होंगे, इसका रॉड, इसका रॉड, इसका रॉड, इसका रॉड, फिर इसका रॉड और इसका रॉड, तो सब में एनोड कैथोड एनोड कैथोड एनोड कैथोड होंगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या हो रहा है, हम तब तक करंट पास कर रहे हैं जब तक कि 1.45 ग्राम सिल्वर यानी कि Ag get deposited at cathode of container B. How long did the current flow, यानी कि आपको बताना है कितने टाइम के लिए वो फ्लो हुआ होगा। एंड आपको ये भी बताना है कि अगर सिल्वर बी कंटेनर के कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है 1.45 ग्राम, तो कॉपर के रॉड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, कॉपर के रॉड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, और जिंक के रॉड पे कितना डिपॉजिट हुआ है, दैट वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ गया, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सेकंड फैराडेज लॉ, weight of copper deposited upon equivalent weight of copper is equals to weight of silver deposited upon equivalent weight of silver is equals to weight of copper deposited, अरे यहाँ पे जिंक आएगा ना बच्चों, जिंक का कंटेनर है, और ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, खत्म। अच्छा, अब हम एक इंडिविजुअल केस लेते हैं। अगर मुझे वेट ऑफ कॉपर निकालना है तो मैं उससे किससे लिंक कर सकती हूँ, मेरे पास इसकी कुछ वैल्यूज पड़ी हैं। तो weight of copper is equals to weight of silver, तो weight of silver कितना है 1.45 into weight of silver into equivalent weight of copper, so equivalent weight of copper मैं यहाँ पे लिख देती हूँ करसल भाई साहब, हाँ, equivalent weight of copper अपॉन नीचे आएगा equivalent weight of silver, करेक्ट, ओके। अब देखते हैं equivalent weight of copper क्या है, तो दैट इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट कितना होता है कॉपर का 63.5, और चेंज कितना होता है यूजुअली +2 स्टेट में स्टेबल होता है 63.5 डिवाइड बाय 2 यानी 31.75 कॉपर का इक्विवेलेंट वेट आता है। ऐसे ही सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कितना आता है Ag, तो भाई इसका ओवरऑल मास होता है, अगर मैं सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करूं बच्चों तो 108 होता है, डिवाइड बाय 1 उसकी वैलेंसी, तो 108 हो गया। वैल्यूज प्लेस करिए, weight of copper will be equal to 1.45 into equivalent weight of copper 63 point, अच्छा ये लिया है 31.75 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर यानी कि 108। अब इसको सॉल्व करिए तो विल बी गेटिंग वेट ऑफ कॉपर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.426 ग्राम, ठीक है। अब इसी रिलेशन से हम बाकी केसेस भी सॉल्व करेंगे, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ, ठीक है। और वी विल कम टू बच्चों अनदर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। देखिए, सो बेसिकली इसी तरह से हम वेट ऑफ जिंक फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सिल्वर इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, correct। So weight of silver is 1.45, correct, and your equivalent weight of zinc is yes, zinc का equivalent weight निकालने के लिए equivalent weight of zinc is equals to atomic weight of zinc, that is 65 divided by 2, that is 32.5. use this 32.5 upon equivalent weight of zinc, अच्छा नीचे आई थिंक सिल्वर आएगा, Ag आएगा, ठीक है बच्चा, Ag आएगा तो 108 आ जाएगा नीचे। What final answer weight of zinc you are getting? 0.436 ग्राम। तो अब हमने सबके मास तो निकाल लिए, लेकिन करंट कितनी देर तक फ्लो हुआ वो निकालना रह गया है, तो वो निकाल लेते हैं। तो आपको पता है कि वेट या मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी, करेक्ट। अच्छा, Z क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर इज 108 अपॉन 96500 इनटू आई, करंट कितना है
1.5 एम्पियर। टाइम हमें निकालना है। मास यानी कि वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज 1.45 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.45 इंटू 96500 अपॉन 108 into 1.5, that is equals to T. Solve this, you will be getting time as 863.7 seconds, correct? और अगर मैं इसे मिनट्स में निकालना चाहूँ तो मैं 60 से डिवाइड कर दूंगी, so I will be getting answer as 14.397 minutes। खत्म। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा सॉल्व हो गया है, 16 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो डन, दैट्स ग्रेट, है ना? यस, वेरी गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा, तो फाइनली हमारा इसका भी आंसर आ गया, एक स्माइलिंग फेस इसी के साथ आपको खुशी से। चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। वही हमारी ड्राइंग क्लियर कर लेते हैं, एंड आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी ही सरलता से कुशलता से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पूछा गया है कि यूजिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्रिडिक्ट इफ द रिएक्शन बिटवीन द फॉलोइंग इज फीजिबल, यानी रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो हमारे पास रिएक्शन के लिए क्या सामान दिया है, Fe3 प्लस एंड I माइनस। भाई व्हाइट वाला ये अच्छा था, व्हाट डू यू थिंक, है ना? देखिए, तो अगर मैं रिएक्शन लिखने जाऊं, सो वी हैव 2Fe3 प्लस प्लस 2I माइनस, इट विल रिएक्ट टू गिव 2Fe2 प्लस प्लस I2। ठीक है। अब देखिए रिएक्शन तभी फीजिबल होता है जब आपका ई नॉट ऑफ द सेल का वैल्यू बच्चा पॉजिटिव आता है। जरा इनका निकाल के देख लेते हैं। तो अगर मुझे इनका ई नॉट ऑफ द सेल निकालना है तो मुझे इनका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड पता होना चाहिए। वो तो एग्जाम में आपको वैल्यूज दी होंगी, टेंशन मत लीजिए, वो सब याद भी रखना है। ठीक है। तो कैथोड, इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयोडीन का रिडक्शन, नहीं आयन का रिडक्शन हो रहा है और आयोडीन का आपके ऑक्सीडेशन हो रहा है, करेक्ट। तो हम उसके हिसाब से वैल्यूज पहले आयन की रखेंगे, तो 0.77 और माइनस हमारा एनोड है आयोडीन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी वैल्यू है 0.54। सॉल्व कर लीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा प्लस 0.23 वोल्ट। खत्म। अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो आपका रिएक्शन बहुत ही खतरनाक तरीके से फीजिबल है। ठीक है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसमें दूसरे पे आते हैं, ये पहला हो गया। अब ये दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए ई नॉट अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है तो सीधी सी बात है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल होता है। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो वो नेगेटिव ही आएगा, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। सेकेंड पे आ जाइए, आपके पास है Ag प्लस एंड Cu, करेक्ट। अब Ag प्लस और Cu को ध्यान से देखेंगे तो आप रिएक्शन लिख सकते हैं 2Ag प्लस प्लस Cu गिव्स Cu2 प्लस प्लस 2Ag, करेक्ट है कि नहीं? अरे भाई तो ढूंढिए, अब आपके पास टेक्स्ट बुक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, टेबल में से वैल्यू ढूंढिए, और क्या है ना, सब मैम आपको देगी। अरे हाँ मैम प्लीज हेल्प कर दो, ऐसे बच्चे होते हैं ना मक्खन मारने वाले, आई नो दैट। ई नॉट ऑफ द सेल, सो दैट इज ई नॉट ऑफ, you know that Ag plus का रिडक्शन हो रहा है तो Ag plus getting reduced to Ag minus E naught of Cu2 plus getting converted to Cu। वैल्यूज प्लेस करिए, Ag के लिए वैल्यू है प्लस 0.80 और कॉपर के लिए ये वैल्यू प्लस अरे माइनस 0.34। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो यू विल बी गेटिंग 0.46 वोल्ट। अगेन वैल्यू इज पॉजिटिव, ई नॉट ऑफ द सेल पॉजिटिव यानी कि डेल्टा जी नेगेटिव, यानी कि रिएक्शन आपका कैसा होगा, फीजिबल। स्माइल 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 स्माइल। ओके, नाउ विद दिस हमारा ये सेकेंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। बच्चों आपको समझ आना चाहिए रिएक्शन कैसे लिखोगे। 3 प्लस है और बी आर माइनस है, जरा सोचो ये क्या बनाएगा। 3 प्लस है तो 2 प्लस बनाएगा और बी आर माइनस है तो बी आर 2 बनाएगा, समझ रहे हो? तो ये हो गया Fe2 प्लस और ये हो गया Br2। मैम ने आपका काम तमाम कर दिया, अब इसको बैलेंस कर लो। तो ये 2Br माइनस हो जाएगा। अगर मुझे इन्हें बैलेंस करना है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 और यहाँ पे भी 2, तो आयन के 2 2 हो गए, सब 2 2 हो गए। जय श्री राम। अब देखिए
अब मुझे निकालना होता है E नॉट ऑफ द सेल इक्वल टू E ऑफ Fe3 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, ठीक है, माइनस E नॉट ऑफ Br2 गेटिंग कन्वर्टेड टू Br माइनस, दोनों का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। इसकी वैल्यू होती है 0.77, ब्रोमीन की होती है 1.09। सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग माइनस 0.32 वोल्ट। खत्म। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ई नॉट ऑफ द सेल आपका नेगेटिव आ रहा है। अगर ई नॉट ऑफ द सेल नेगेटिव आ रहा है तो यू नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल। अगर ये नेगेटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। डेल्टा जी पॉजिटिव यानी रिएक्शन आपका नॉन स्पॉन्टेनियस या फिर नॉट फीजिबल। बच्चा वी कैन राइट इट इज नॉट फीजिबल रिएक्शन, ठीक है, फीजिबिलिटी नहीं होगी इसकी। खत्म। चलिए 3.17 भी सॉल्व कर लिया, स्मार्टली सॉल्व कर लिया। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अरे रे रे रे, खत्म हो गई स्लाइड, ऐसे कैसे खत्म हो गई? हम पीछे वापस चलेंगे, हमारे यहाँ के 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन और बाकी है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है एक्चुअली कायदे से, तो हम वो भी देखेंगे। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ओ माय गॉड, अच्छा ये क्या हुआ, हमारे क्वेश्चंस उड़ कैसे रहे हैं? कोई बात नहीं, यस आई विल ब्रिंग देम बैक, डोंट वरी। यस बच्चा, तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे देखिए, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, Ag एंड Fe3 प्लस है आपके पास पेयर, देखिए कितनी प्यारी है। तो Ag क्या बना सकता है और Fe3 प्लस क्या बना सकता है? Ag प्लस बना सकता है, 3 प्लस Fe से 2 प्लस बना सकता है, ये कर सकते हैं दोनों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब, ये देखिए Ag का यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और इनका हो रहा है प्यार से रिडक्शन। खत्म, ठीक है। अब देखिए E नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट ऑफ Fe3 प्लस एंड Fe2 प्लस माइनस E नॉट ऑफ Ag प्लस अपॉन Ag, करेक्ट। अब आयन की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, 0.77 वोल्ट होती है और सिल्वर की 0.80 वोल्ट होती है। अगेन वैल्यू आपको माइनस 0.03 वोल्ट मिली यानी कि नेगेटिव। ई नॉट ऑफ द सेल अगर नेगेटिव तो डेल्टा जी आपका पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव तो बच्चा रिएक्शन आपकी कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस मैम। वेरी गुड, टेक अ गुड स्पीक स्माइली, स्वीट स्माइली। ये बात, क्या बात है, क्या बात है। Okay, चलिए let's clear the drawing. Let's clear the drawing this time. We are going to move to the 5th question. Yes, बच्चा. Let's do the 5th question. So we have Br2. बताइए Br2 क्या बनाएगा? Br minus और Fe plus 2 क्या बनाएगा? Fe3 plus. Correct? है ना? Okay, very good. अब देखिए आगे. Yes बच्चा, yes yes yes. तो देखिए अब क्या करेंगे आप? तो भाई यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि 0 से -1 यानी कि ये हो गया रिडक्शन और ये हो गया आपका प्यार से ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज रखते हैं। तो E नॉट ऑफ द सेल निकालना है, तो E नॉट ऑफ Br2 गेटिंग कन्वर्टेड टू Br माइनस माइनस E नॉट ऑफ एनोड दैट इज Fe3 प्लस गेटिंग कन्वर्टेड टू Fe2 प्लस, करेक्ट। अब देखिए वैल्यूज प्लेस करते हैं, तो Br के लिए यहाँ पर हो जाएगा 1.09 वोल्ट और Fe के लिए हो जाएगा 0.77 वोल्ट। सॉल्व करिए, यू विल बी गेटिंग 0.32 वोल्ट। तो ये हो गया आपका E नॉट ऑफ द सेल जो कि आ रहा है पॉजिटिव। ये पॉजिटिव तो डेल्टा G इज इक्वल्स टू माइनस एन Fe नॉट ऑफ द सेल, माय डियर स्टूडेंट्स। तो अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आएगा और रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। वेरी गुड, यानी रिएक्शन आपकी फीजिबल होगी इस केस के लिए। वेरी गुड बच्चा, और इसी के साथ एक प्यारी सी स्माइली, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 17 भी स्मार्टली खत्म कर दिया है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए तो इसको क्लियर कर लेते हैं, फट्टे से स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। एंड वी आर गोइंग टू इरेज ऑल द इंक ऑन द स्लाइड एंड आई वुड लाइक टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा जो अगला प्रश्न है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर वो है क्वेश्चन नंबर 18। जरा ध्यान से देखिएगा अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर, ये एक्चुअली मैंने प्रिंटेड फॉर्मेट में नहीं लिया है। तो हमें बताना है इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट, है ना।
predict the product of electrolysis, correct? predict the product of electrolysis. जरा ध्यान से देखिएगा, अगर आपको इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना है और यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है एक्वस सोल्यूशन लिया है आपने, किसका? एक्वस सोल्यूशन लिया है आपने AgNO3 का विथ Ag रॉड, ठीक है, सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली है। दूसरा केस हम लेने वाले हैं, एक्वस सोल्यूशन है किसका? AgNO3 का, लेकिन विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। तीसरा केस हम लेने वाले हैं अ डाइल्यूटेड सोल्यूशन, अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, है ना, देखिए ऑफ H2SO4 with PT rod या PT electrode, and last case is we are going to take an aqueous solution of CuCl2, है ना, CuCl2 with PT rod। अब क्या करेंगे इसके अंदर, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सफेद कलम, है ना। देखिए ध्यान से, पहला वाला देखते हैं, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट वाला देखिए ध्यान से, तो भाई AgNO3 विथ Ag इलेक्ट्रोड है, तो हम क्या करेंगे, कैथोड और एनोड पे दोनों ही सिल्वर है, तो एट कैथोड सेम Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag की तरह डिपॉजिट होगा, और वही चीज अगर मैं एनोड पर लिखूं तो वो Ag इट इज गोइंग टू गेट ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म Ag, खत्म। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, अगर रॉड आपकी सेम है तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज होगा, सेम एलिमेंट रिड्यूस होगा, ठीक है। अब इसमें सेकंड वाला करते हैं, अगर मैंने रॉड चेंज करके प्लैटिनम कर दी फिर क्या करेंगे, तो पहले तो आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज होगा और देगा Ag प्लस प्लस NO3 माइनस आयन, करेक्ट। उसके बाद आपको पता है कि साथ ही साथ उसके अंदर वाटर भी है जो H प्लस और OH माइनस आयन देगा। अब यहाँ पर होने वाला है कंपटीशन, क्योंकि हमारे पास दो पॉजिटिव आयन है और हमारे पास दो नेगेटिव आयन है, तो कौन एनोड पे आएगा, कौन कैथोड पे आएगा। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं कैथोड की रिएक्शन देखूं बच्चा, तो कैथोड पे आपका Ag प्लस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 2 Ag, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है या फिर उसका जो पोटेंशियल है वो उसके कंपेयर में H प्लस के, या फिर उसकी पोटेंशियल इवॉल्व होने की हाइड्रोजन गैस के कंपेयर में ज्यादा होती है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एनोड ले लेती हूँ, तो एनोड में ये चीज किसकी, ऑक्सीजन यानी OH माइनस अगर O2 फॉर्म करता है बाय फॉर्मेशन ऑफ 2H प्लस एंड लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के इवोल्यूशन की बात करें तो उसका इवोल्यूशन यानी उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, OH माइनस आयन की कैपेसिटी ज्यादा है NO3 माइनस आयन के कंपेयर में उस पर्टिकुलर एनोड से इवॉल्व होने की, ठीक है। अब ये किस पे डिपेंड करता है, तो भाई हमें उसका कंपेयर करना होता है रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। अगर आप Ag प्लस और H प्लस यानी Ag और हाइड्रोजन गैस का रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा वो कैथोड से इवॉल्व होगा या डिपॉजिट होगा। तो Ag और H के केस में, हाइड्रोजन के केस में Ag का ज्यादा है, इसीलिए वो कैथोड से आया। वहीं पे अगर आप यही चीज एनोड के केस के लिए जज करते हैं, तो वो किस बिना पे जज की जाती है बच्चा, एनोड पे जज की जाती है कि उसका लोअर रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इवॉल्व होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल कायदे से किसका कम है, कायदे से ऑक्सीजन का कम है अगर आप NO3 माइनस से कंपेयर करें, इसीलिए ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो हम जरा नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, या इसके I think I should erase some quantity of content so that we can easily share the things here. Okay. So basically बच्चा दो तो हमारे ऊपर वाले सॉल्व हो गए, अब बचे हैं लास्ट के दो, है ना। और इसके बाद एक और क्वेश्चन है NCERT का, दैट वी नीड टू सॉल्व एंड देन वी आर सॉर्टेड, करेक्ट। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हुए। तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है,
यानी उसके अंदर सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड है, कोई वाटर नहीं है, कोई तामझाम नहीं है, ठीक है। डाइल्यूटेड है क्या? नहीं, तो डाइल्यूटेड में पानी होगा, ठीक है। डाइल्यूटेड अगर कॉन्सेंट्रेटेड होता तो उसमें वाटर नहीं होता, ठीक है। अब इसमें वाटर भी है, तो वाटर इज गोइंग टू गिव यू 2H प्लस प्लस OH माइनस, नहीं H प्लस प्लस OH माइनस, ठीक है। अब देखना है कैथोड से क्या जनरेट होगा, एनोड से क्या जनरेट होगा। कैथोड पे H प्लस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड इनटू H2, और एनोड पे ये 2OH माइनस गेटिंग कन्वर्टेड टू O2 प्लस 2H प्लस बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये केस हो जाएगा किसके लिए? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। लास्ट बचता है हमारे पास CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, तो वो भी देख लेते हैं, सिंपल है। आई वुड राइट इट हियर। चलिए नीचे वाला इरेज कर देते हैं। सो आई थिंक द फर्स्ट वन वी कैन इरेज, एनोड एंड कैथोड रहने दीजिए, एंड रेस्ट कंटेंट वी कैन इरेज अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो देखिए, ये देखिए पेन ले लिया है ना। अब देखिए कैथोड पे क्या आएगा। यू नो दैट CuCl2 है, तो CuCl2 कैसे आयनाइज होगा बच्चा? ये देगा Cu2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, करेक्ट। अब जरा CuCl2 के साथ साथ पानी भी होगा सोल्यूशन में, तो वो देगा H प्लस प्लस OH माइनस, यानी 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आयन है। कौन कहाँ से इवॉल्व होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा। तो कैथोड की रिएक्शन देखिए क्या होगी। Cu2 प्लस इज गोइंग टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन टू गेट कन्वर्टेड टू कॉपर, और एनोड पे 2Cl माइनस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होगी, खत्म। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको याद नहीं रहता। ये पूरी तरह से सारी वैल्यूज किस पे बेस्ड है? रिडक्शन पोटेंशियल पे। हायर रिडक्शन पोटेंशियल तो वो कैथोड से इवॉल्व होगा, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल अगर दोनों आयन का कंपेयर करें तो वो आपका कहाँ से इवॉल्व होगा बच्चा? एनोड से, ठीक है। तो इसी के साथ आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी, and we have finished all the NCERT in text and exercise questions. So you deserve a flying कबूतर बच्चों, आपने इतनी मेहनत की है और आपका NCERT का इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट हुआ है, तो इसी बात पे आपको क्या देना बनता है? हार्ट देना तो बनता है ना। इतनी मेहनत जो की है आपने। स्पॉटलाइट देखिए, है ना। स्पॉटलाइट नहीं, हम तो आपको दिल देने वाले हैं। ये देखिए, ढेर सारा प्यार आपको, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को बड़ी ही स्मार्ट तरीके से खत्म कर लिया है, और एक प्यारी सी स्माइली आपके लिए। सो यू पीपल आर स्टार, और आपकी 5 स्टार रेटिंग है मैम की नजरों में। सो थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड, एंड आई थिंक यू हैव एंजॉयड द सेशन। अगर एंजॉय किया है तो जरूर बताइएगा कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में, करेक्ट। ओके, यस। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करते हैं। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो गया है। अगला जो सेशन होगा वो पूरी तरह से केमिकल काइनेटिक्स पे बेस्ड होगा, और ये सारे वीडियो लेक्चर्स, इससे प्रीवियस के वीडियो लेक्चर्स भी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं इसी चैनल पर। और इसी तरह से आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे फुल जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, और आपको मेरे साथ सॉल्व करते रहना है। भाई खास बात क्या है कि अगले वीडियो लेक्चर का अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करते ही आपको नोटिफिकेशन आएगी, बेल आइकन अगर आपने प्रेस किया है तो जब भी नेक्स्ट टाइम मेरा कोई भी वीडियो अपलोड होगा आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको इसी तरह से फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए, हर चीज फ्री स्टडी मटेरियल रिगार्डिंग योर बोर्ड्स, रिगार्डिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग, तो भाई बहुत अच्छा आपके लिए ऑफर है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी है, लिंक पर जाके क्लिक करिए। चले जाएंगे आप कहाँ पे? प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में स्नैप सॉल्व करके एक एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारी की सारी चीजें फ्री में एक्सेस करिए। दैट्स ऑल, समझ रहे हैं? तो चलिए इसी के साथ हम सेशन को वाइंड अप करते हैं बच्चा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे चाणक्य। बाय बाय, टेक केयर।